Hello student, in the series of the lectures on the malaria, today we are going to discuss about the lab diagnosis of the malaria. This is very important because जो आज का लेक्चर है लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर डॉक्टर्स जो कि पेरीफेरी में काम करते हैं। कई बार टेक्नीशियन को अगर नहीं आता है तो वो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और इवन उनको खुद भी आना चाहिए। तो लैब डायग्नोसिस जो आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम कैसे थिक स्मीयर बनाते हैं, कैसे थिन स्मीयर बनाते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से कैसे मलेरिया को डायग्नोसिस करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, कौन से मलेरिया को डिटेक्ट कर पाते हैं, क्या सेंसिटिविटी है, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या अदर मेथड हैं मलेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया करने के लिए जैसा मैंने बताया कौन कौन से मेथड हैं, ये 4 मेथड हैं लैब डायग्नोसिस के लिए। माइक्रोस्कोपी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको अपन रूटीनली सबसे ज़्यादा करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बिकॉज जो मलेरिया पैरासाइट है ये ब्लड एंड टिश्यू पैरासाइट है, अपने ब्लड के अंदर पेरिफेरल ब्लड में रहता है, तो इसको अपन माइक्रोस्कोपी में देख के एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा आजकल जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट। बाजार में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट आती हैं, इनसे अपन बहुत ही जल्दी विद इन फ्यू मिनट्स में ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। थर्ड है क्वांटिटेटिव बफीकोट, ये भी काफ़ी कॉमनली यूज नहीं होता है बट ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट है, इससे भी अपन कर सकते हैं। और फोर्थ वन है नाट्स, ये पीसीआर के थ्रू अपन मलेरिया का टेस्ट करते हैं, ये मोस्ट सेंसिटिव है। इसके थ्रू इवन 1 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर अगर ब्लड में है तो भी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें अपन 1 बाई 1 ईच मेथड को बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो अपना मेथड है वो है माइक्रोस्कोपी ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो माइक्रोस्कोपी ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सबसे पहले तो अपन ब्लड लेंगे, पेरिफेरल ब्लड लेंगे, जो कि अपन फिंगर प्रिक से ले सकते हैं। दूसरा वीनस ब्लड भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें वीनस ब्लड यूज करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वीनस ब्लड लेंगे ईडीटीए ट्यूब में लेना पड़ेगा। तो ईडीटी ट्यूब में लेंगे बिकॉज हमें एंटी कोएगुलेंट ब्लड चाहिए, कोएगुलेटेड ब्लड हमको नहीं लेना है। दूसरी बात, इस जब ब्लड लेने के बाद हम 2 तरह के स्मीयर बनाते हैं, एक थिक स्मीयर बनाते हैं, एक थिन स्मीयर बनाते हैं। 2 तरह के स्मीयर एक्चुअली क्यों बनाते हैं, दोनों का सिग्निफिकेंस है। एक थिक स्मीयर जो है उसमें ब्लड की कई लेयर्स होती हैं, इसलिए उसमें पैरासाइट का देखने का चांस ज़्यादा रहता है। तो थिक स्मीयर टू डिटेक्ट द प्लाज्मोडियम, ओनली फॉर डिटेक्शन केस में प्लाज्मोडियम है या नहीं है, तो थिक स्मीयर बनाते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। दूसरा अपन बोल सकते हैं फॉर प्रेवलेंस ऑफ मलेरिया, देखने के लिए अपन थिक स्मीयर बनाते हैं। नेक्स्ट जो थिन स्मीयर बनाते हैं उसमें ओनली सिंगल लेयर ऑफ ब्लड होती है, जिसकी अंदर पैरासाइट का दिखने का चांस कम होता है। इसकी सेंसिटिविटी अगर अपने ब्लड में 200 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर होंगे तो ही ये दिखेंगे। इसकी सेंसिटिविटी लो होती है, कितनी होती है, 200 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर तक सेंसिटिविटी होती है। और इसको अपन क्यों बनाते हैं फिर, फॉर स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज है मलेरिया पैरासाइट का, कौन सा स्पीसीज है, वाइवेक्स है, फेल्सीपेरम है, ओवेल है, मलेरी है या नोलेसी है, इनमें से कौन सी स्पीसीज है, स्पीसीज का डिटेक्शन करने के लिए हम थिन स्मीयर बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लियर कट दिखता है। दूसरा चीज, इससे हम कितना ज़्यादा पैरासाइटीमिया है, कितना ज़्यादा पैरासाइट्स अपने उसमें प्रेजेंट है, तो पैरासाइटीमिया या सीवियरिटी ऑफ डिजीज भी अगर पता करना है तो अपन थिन स्मीयर से ही पता होगा। नेक्स्ट जो थिक स्मीयर है मैंने बताया उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो 5 to 10 पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर ब्लड में होगा तो उसको भी डिटेक्ट कर पाएंगे। सो माइक्रोस्कोपी में वी कलेक्ट द ब्लड बाई फिंगर प्रिंक या वीनस ब्लड लेते हैं, ईडीए ट्यूब में प्रिजर्व किया हुआ, ईडीए ट्यूब में किया हुआ वीनस ब्लड भी ले सकते हैं। 2 तरह के स्मीयर बनाते हैं, इसकी थिक स्मीयर
इसकी सेंसिटिविटी 5 to 10 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर होती है, वेरी हाई होती है। दूसरी तरफ थिन स्मीयर की बहुत कम होती है, 200 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर होगा तो ही ये डिटेक्ट करेगा। ये थिक स्मीयर प्रिवलेंस को देखने के लिए या ओनली फॉर डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स के लिए बनाते हैं, लेकिन जो थिन स्मीयर है ये स्पीसीज या स्पेसिएशन के लिए करते हैं। लेवल ऑफ पैरासिटीमियास में दिखता है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज के लिए भी अपन करते हैं। नेक्स्ट चीज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप सीख सकते हो कि कैसे बना रहे हैं, और अगर आप डॉक्टर हो तो अपने टेक्नीशियन को सिखा सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, लेकिन इसका सही टेक्निक आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने टेक्नीशियन को आना चाहिए। कि कैसे अपन थिक स्मीयर बनाते हैं, कैसे अपन थिन स्मीयर बनाते हैं, ये चीज अपन देखेंगे। एक्चुअली ये जो स्लाइड है इस पे अगर आपको थिक स्मीयर बनाना है तो सिंपली सबसे पहले तो अपन एसेप्टिक प्रिकॉशन यूज करेंगे। अपनी जहाँ से फिंगर प्रिक से जो ब्लड लेना है उस फिंगर को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। दूसरा जो स्लाइड अपन ले रहे हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसका जो वन कॉर्नर है, इसके एक कॉर्नर पे अपन पेशेंट के इनिशियल डालेंगे। इधर क्या नाम है, क्या उसका वो है, एज, सेक्स, जो भी है, थोड़ा बहुत उसके इनिशियल्स, जिससे उसका आइडेंटिफाई कर सकें कि किसकी स्लाइड है। दूसरा चीज़ इनिशियल डाल दिया। अब अपन थिक स्मीयर अगर बनाना है तो थिन स्मीयर बनाना है, उसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका करेक्ट टेक्निक आना चाहिए। अगर आपको थिक स्मीयर बनाना है तो सिंपली जो स्लाइड है उसके मिडिल में 4 ड्रॉप अपन डालेंगे, 4 ड्रॉप लेंगे ब्लड का, और इन चारों ड्रॉप को एक सिंपल एप्लीकेटर से ऐसे मिक्स कर करके एक फाइनल स्मीयर बना देंगे, जिसका साइज होगा 1.5 × 2 सेंटीमीटर। बस सिंपली अपन ने 4 ड्रॉप ली, स्लाइड के मिडिल में रखी, और चारों ड्रॉप को एक एप्लीकेटर से ऐसे मिक्स करके एक फाइनल स्मीयर बना दिया, जिसका साइज 1.5 × 2 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद इसको एयर ड्राई कर देंगे। एयर ड्राई करने के बाद इसको एक पानी से भरे हुए बीकर में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि इसमें, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट के साथ साथ आरबीसी भी है, बहुत सारी आरबीसी हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो पानी में रखने से जो स्लाइड के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो निकल जाएगा बाहर, डी हीमोग्लोबिनाइज हो जाएगी अपनी स्लाइड। उसके बाद केवल पैरासाइट बनेंगे, उसको अपन स्टेन करके और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। दूसरा जो ये स्लाइड नीचे वाला है, इसमें थिन स्मीयर कैसे बनाते हैं उसका प्रोसीजर है। ये थोड़ा टेक्निक इसमें ध्यान रखना है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें एक्चुअली 2 स्लाइड चाहिए अपने को। सबसे पहले एक स्लाइड वापस ली अपन ने नीचे, जिसको अपन ने ब्लड की 1 ड्रॉप रखी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अपन ब्लड की ड्रॉप रखेंगे वो स्लाइड के मिडिल में ना रखे, एक साइड में या एक कॉर्नर में रखेंगे। पहले वही क्लीन करना है स्लाइड को, पेशेंट के इनिशियल डालने। उसके बाद इसमें एक स्लाइड ली, स्लाइड पे अपन ने 1 ड्रॉप लिया ब्लड का, और उसको एक कॉर्नर में या एक साइड में स्लाइड के पे रख दिया। उसके बाद एक दूसरी स्लाइड ली, इसको अपन बोलते हैं स्प्रेडर स्लाइड। इस स्प्रेडर स्लाइड को अपन ये जो ब्लड की ड्रॉप है इसके पास में लाएंगे। पास में लाने से जो ये ब्लड की ड्रॉप है ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी इस एज, जो इसके नीचे जो इससे एज टच हो रहे हैं उससे। दूसरा चीज, इसमें जो पास में लाने के टाइम पे हमें एक एंगल भी फिक्स है, 30 to 45 डिग्री, 30 to 45 डिग्री का एंगल रखेंगे, जिससे ये जो ब्लड की ड्रॉप है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी, जो इसका टचिंग एजेज हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद इस जो स्प्रेडर स्लाइड है, अपन इसको अपोजिट डायरेक्शन में धीरे से ऐसे स्लाइड करेंगे, जिससे एक अपन यूनिफॉर्म जो ब्लड की सीट, थिन सीट मिलेगी, टंग शेप स्मीयर मिलेगा, जिसका एक एंड थिन होगा, दूसरा एंड थिक होगा। इसमें अपन दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। थिक में अपन पैरासाइट देख सकते हैं और थिन में उसकी स्पीसीज देख सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है, इसको आप देख सकते हैं। थिन स्मीयर, थिक स्मीयर, इसका जो थ्योरी पार्ट है मैंने लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। थिक स्मीयर में सबसे पहले क्लीन करना है स्लाइड को, पेशेंट के इनिशियल मार्क करने हैं, 4 ड्रॉप ऑफ ब्लड लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ रखना है, मिडिल ऑफ स्लाइड में रखना है।
उसके बाद एक एप्लीकेटर से सिंपली इसको चारों ड्रॉप को ज्वाइन करा देना है और इसका फाइनल साइज क्या होगा 1.5 इंटू 2 सेंटीमीटर साइज होगा, ये ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है। उसके बाद एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद एक वाटर में रख के बीकर जो जिसके अंदर पानी है उसमें रख के डी हीमोग्लोबिनाइज करना है। उसके बाद स्टेन करना है और माइक्रोस्कोप में देखना है। सेम थिन स्मीयर में भी स्लाइड को क्लीन करना है, पेशेंट के इनिशियल मार्क करने हैं। उसके बाद इसमें 1 ड्रॉप लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, और कॉर्नर ऑफ स्लाइड या 1 साइड ऑफ द स्लाइड रखना है। उसके बाद एक अनदर स्लाइड लेना है जिसको अपन स्लाइडर बोलते हैं। दूसरा इसको स्लाइडर को कितना डिग्री पे रखना है 30 to 45 डिग्री। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रखना है? क्योंकि लेट्स कलेक्ट ऑल ब्लड ऑन द कॉर्नर ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट एज, ये कॉन्टैक्ट एज पे इसके सारा ब्लड यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने को स्लाइड को मूव करके अपोजिट साइड में एक टंग शेप स्मीयर बनाना है। ऐसा स्मीयर दिखेगा, इसका एक एंड थिक होगा जो कि सेवरल लेयर होंगी जो कि पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए देखेंगे अपन। एक दूसरा एंड थिन होगा जिस सिंगल लेयर ऑफ आरबीसी होगी, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पीसीज देखेंगे इसमें। उसके बाद इसको 38 मिनट्स तक एयर ड्राई करना है और मेथेनॉल से फिक्स करके वापस स्टेन करना है। अब स्टेन किससे करना है? एक्चुअली जो स्टेन करने के लिए अपन स्लाइड बन गई, थिक स्मीयर भी बन गया, चाहे थिन स्मीयर बनाए चाहे थिक स्मीयर बनाए, दोनों को ही स्टेन करने पड़ेगा। स्टेन करने के लिए अपन रोमानोवस्की स्टेन है, जिनमें से 4 रोमानोवस्की स्टेन जो भी हैं, फील्ड स्टेन, जिम्सा स्टेन, रिट स्टेन, लेस्टमैन स्टेन, इन चारों में से कोई भी स्टेन यूज कर सकते हैं। बट इन अवर इंडिया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो चलता है उसके अंदर इन चारों में से ही कोई सी स्टेन यूज नहीं करते, उसमें एक डिफरेंट स्टेन यूज करते हैं, उसका नाम है JSB स्टेन, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अपने इंडिया में कौन सी स्टेन यूज होती है मलेरिया स्लाइड को स्टेन करने के लिए, तो ये अपने कर सकते हैं रोमानोवस्की स्टेन, बट करते कौन सा है? तो JSB आंसर है इसका, तो JSB स्टेन यूज करना है, ठीक है। तो ये लिखा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्लाइड रोमानोवस्की स्टेन से स्टेन कर सकते हैं, फील्ड स्टेन, जिम्सा स्टेन, रिट, लेस्टमैन, बट अल्टीमेटली कौन सी करते हैं? जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज की क्लास का है वो स्टार्ट होने वाला है। नाउ लुक अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखना है अपने को, तो माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे और माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसे अपन वाइवेक्स और फेल्सीपेरम। एक्चुअली हमारे इंडिया में केवल मलेरिया की 2 स्पीसीज प्रिवेलेंट है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो आज की जो क्लास का फोकस है टोटली इन्हीं 2 स्पीसीज पे ही फोकस अपन करेंगे कि इन दोनों स्पीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों स्पीसीज में कैसे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। बाकी अदर स्पीसीज के केवल 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको अपन बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेकिन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने 2 ही हैं, वाइवेक्स एंड फेल्सीपेरम। तो माइक्रोस्कोप में जब अपन स्लाइड देखना शुरू करेंगे, ये थिक स्मीयर, थिन स्मीयर बनाने के बाद, स्टेन करने के बाद, फाइनली जब अपन माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एक्चुअली 2 चीज देखेंगे, आरबीसी को देखेंगे और प्लाज्मोडियम को देखेंगे कि आरबीसी और प्लाज्मोडियम में क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो अगर हम वाइवेक्स की बात करें, पहले अपन वाइवेक्स के अंदर क्या देखेंगे आरबीसी में, और पहले अपन आरबीसी देख रहे हैं, आरबीसी में वाइवेक्स के अंदर क्या देखेंगे, सारे पॉइंट एक साथ पढ़ेंगे, फिर फेल्सीपेरम। तो अगर वाइवेक्स मलेरिया है तो वाइवेक्स मलेरिया के अंदर जो भी आरबीसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड होगी या जो भी आरबीसी पैरासिटाइज्ड होगी, उस आरबीसी के अंदर पहला बात तो उसका साइज बढ़ जाएगा, एनलार्ज हो जाएगी। बाकी आरबीसी नॉर्मल साइज रहेंगी, लेकिन जो पैरासिटाइज आरबीसी है उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा। फर्स्ट चीज ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो सिंगल आरबीसी को सिंगल टाइम ही इन्फेक्ट करेगा, मींस सिंगल टाइम इन्फेक्ट करेगा, तो जो उसकी ट्रोफोजोइटी या रिंग फॉर्म बनेगी वो सिंगल आरबीसी में सिंगल ही होगी। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है एक ही आरबीसी को सिंगल टाइम भी इन्फेक्ट कर सकता है, मल्टीपल टाइम भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो सिंगल आरबीसी के अंदर, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अंदर
जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है या जो रिंग फॉर्म है सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सिंगल आरबीसी के अंदर सिंगल ही होएगी। ओके, और ये इसका प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि सिंगल आरबीसी के अंदर सिंगल और मल्टीपल ट्रोफोजोइट्स या रिंग फॉर्म होती हैं। ये इसका डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन वाइवेक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है उसका साइज नॉर्मल रहता है, लेकिन वाइवेक्स के अंदर जिस आरबीसी को वाइवेक्स इन्फेक्ट करता है, जो पैरासिटाइज होती है वाइवेक्स से, उसका साइज एनलार्ज हो जाता है। तो वाइवेक्स के अंदर आरबीसी एनलार्ज हो जाएगी, फेल्सीपेरम में नॉर्मल रहेगी। सिंगल आरबीसी के अंदर सिंगल रिंग फॉर्म दिखेगी वाइवेक्स में, लेकिन फेल्सीपेरम के अंदर सिंगल आरबीसी के अंदर सिंगल रिंग भी दिख सकती है, मल्टीपल रिंग भी दिख सकती है, और एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको अपन बोलते हैं फेल्सीपेरम में एक्कोल फॉर्म या एप्लिक फॉर्म। एक्कोल फॉर्म एक्चुअली क्या होती है, जो रिंग है आरबीसी सरफेस से जाके टच हो जाती है तो वो उसकी आरबीसी सरफेस पे ही दिखती है, उसको अपन बोलते हैं एक्कोल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट दो चीज और देखनी है, आरबीसी के अंदर कुछ डॉट्स दिखेंगे और कुछ पिगमेंट्स दिखेंगे। एक्चुअली ये डॉट्स और पिगमेंट क्या है पहले तो ये समझो। एक्चुअली जब पैरासाइट्स आरबीसी के अंदर ग्रो कर रहा होता है या उसका एसेक्सुअल साइकिल चल रहा होता है, तो जो लेट पीरियड में, मतलब लेट ट्रोफोजोइट और साइजोन्स की जब स्टेज आती है, तो आरबीसी सरफेस पे कुछ क्लेफ्ट और वैक्यूलेशन डेवलप हो जाते हैं। मींस जब आरबीसी के अंदर पैरासाइट की एसेक्सुअल साइकिल या एसेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस ड्यूरेशन में आरबीसी की सरफेस पे कुछ क्लेफ्ट और वैक्यूलेशन डेवलप हो जाते हैं, दोनों में ही, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में भी। तो इन डॉट्स और क्लेफ्ट को अपन ने नाम दे दिया। अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है तो इन डॉट्स या वैक्यूलेशन को अपन बोलेंगे मोरर्स डॉट, और अगर वाइवेक्स है तो अपन इनको बोलेंगे सफनर्स डॉट। एक्चुअली ये माइक्रोस्कोप में दिखते नहीं है, बट ये एग्जाम में अगर वाइवा तुमसे पूछे या कभी एमसीक्यू आए, अगर उसमें लिखा है मोरर्स डॉट मीन्स फेल्सीपेरम, सफनर्स डॉट मीन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा जो है ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी, इनमें भी प्लाज्मोडियम मलेरी में इन डॉट्स का नाम जीमेंस डॉट होता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल में इन डॉट्स का नाम जेम्स डॉट होता है। जेम्स डॉट जो है बिल्कुल सिमिलर टू सफनर्स होते हैं, इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको या कुछ बुक इसको सफनर्स डॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डॉट्स हो गया। अब बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट जो है क्या है, पिगमेंट आरबीसी की जब ये डेवलपमेंट हो रहा है या ये सेक्सुअल साइकिल डेवलप हो रही है इस पैरासाइट्स की, तो आरबीसी के अंदर कुछ पिगमेंट बन जाते हैं। ये पिगमेंट एक्चुअली हैं कहाँ से आए, क्या हैं, जो पैरासाइट्स है, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है उसको मेटाबोलाइज करके हीमोजोइन बना देता है, और जो ये हीमोजोइन है ये ही पिगमेंट का तरह दिखता है। तो वाइवेक्स के केस में ये पिगमेंट येलो ब्राउन होता है, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के केस में ये जो पिगमेंट है, जो ये हीमोजोइन बना, ये डार्क होता है, डार्क कलर होता है। तो एग्जाम में आया मोरर्स डॉट विद डार्क पिगमेंट, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, सफनर्स डॉट विद येलो ब्राउन पिगमेंट, तो वाइवेक्स। ठीक है, तो आप देखो ये साइज लुक, फर्स्ट सबसे पहले अपने को पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आरबीसी को देखना है। आरबीसी का साइज एनलार्ज है तो वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है तो नॉर्मल है। दूसरा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओनली यंग आरबीसी को अफेक्ट करता है, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम यूनिफॉर्मली ऑल एज आरबीसी को अफेक्ट करता है। डॉट्स कौन से दिखेंगे, सफनर्स, मोरर्स डॉट, और पिगमेंट येलो ब्राउन एंड डार्क कलर पिगमेंट दिखेगा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में। ये वापस से और लिखा है मैंने, फेल्सीपेरम में मोरर्स डॉट, वाइवेक्स में सफनर्स, ओवेल में जेम्स, और प्लाज्मोडियम मलेरी में जीमेंस डॉट। इसमें जो पिगमेंट्स हैं येलो ब्राउन कलर के दिखेंगे और डार्क कलर के दिखेंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में। ओके,
नेक्स्ट, अब आरबीसी देखने के बाद अपन नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स मैंने बताया था इसकी लाइफ साइकिल में। पहला स्पोरोजोइट्स, दूसरा ट्रोफोजोइट्स, इसी अर्ली ट्रोफोजोइट्स को ये अपन बोलते हैं रिंग फॉर्म, तीसरा साइजोन, चौथा गेमिटोसाइट्स। तो ये हर स्पीसीज के अंदर अलग दिखते हैं, जैसा मैंने लाइफ साइकिल में बताया था। तो अभी अपन उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेज कैसे दिखते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के ये स्टेज कैसे दिखते हैं, ये अभी अपन देखने वाले हैं। तो पहले अपन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं। पहले एक जनरलाइज बात करते हैं। जो सबसे पहली मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म मैंने बताई स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, ये पेरिफेरल ब्लड में ना तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में दिखेगी, ना ही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको लाइफ साइकिल में, ये स्पोरोजोइट्स पेरिफेरल ब्लड में बहुत ही कम टाइम, इवन 30 मिनट्स तक रहते हैं, और ये सीधे जाके लीवर में चले जाते हैं और तुरंत ही ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपन पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें ये दिखने का चांस नहीं है। ठीक है, तो पहली फॉर्म नहीं दिखेगी। दूसरा चीज अपन बात करते हैं ट्रोफोजोइट्स की। ट्रोफोजोइट्स दोनों में दिखेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ट्रोफोजोइट्स दोनों रिंग फॉर्म में दिखेंगे, ब्लू कलर की रिंग होगी और डबल क्रोमेटिन डॉट होंगे उसके एक एंड पे, दोनों में ही सेम होगा। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में सिंगल आरबीसी में सिंगल रिंग फॉर्म दिखेगी। ये इसका बहुत ही यूनिक फीचर है। एक आरबीसी के अंदर कभी दो रिंग नहीं दिखेंगी। लेकिन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सिंगल आरबीसी के अंदर सिंगल रिंग भी दिख सकता है, सिंगल आरबीसी के अंदर दो रिंग भी दिख सकते हैं। इसको अपन अगर सिंगल आरबीसी के अंदर दो रिंग दिखती हैं तो हेडफोन साइन बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम तो तुम्हें समझ में आएगा हेडफोन क्यों बोलते हैं। तीसरा, इसमें मल्टीपल रिंग्स भी दिख सकती हैं, ये बहुत ही करेक्ट है। तो ट्रोफोजोइट्स सिंगल आरबीसी, सिंगल ट्रोफोजोइट या सिंगल रिंग फॉर्म तो वाइवेक्स, सिंगल आरबीसी बट मल्टीपल रिंग्स तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मल्टीपल रिंग क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सिंगल आरबीसी को बार बार इन्फेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कई बार ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में एक फॉर्म और दिखती है ट्रोफोजोइट्स की, वो जो ट्रोफोजोइट्स है आरबीसी की सरफेस पे जाके टच हो जाता है और इसको अपन बोलते हैं एक्कोल या एप्लिक फॉर्म, वो भी दिख सकता है। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, साइजोंट। तो जैसा मैंने तुमको लाइफ साइकिल में भी बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अंदर अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें साइजोंट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि साइजोंट पेरिफेरल ब्लड में नहीं होता है। जो कैपिलरी ब्लड है, विसरल कैपिलरीज का ब्लड है, उसकी एंडोथीलियम से ये एडहेरेंट हो जाता है। अंदर पेरिफेरल ब्लड में साइजोंट इसके आते नहीं है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के, इसलिए ये नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन आता है, विच फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नॉट सीन इन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? तो साइजोंट आंसर करेंगे। स्पोरोजोइट भी नहीं दिखता है, लेकिन साइजोंट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ट्रोफोजोइट भी नहीं दिखता है, बट साइजोंट और लेट ट्रोफोजोइट नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन वाइवेक्स में साइजोंट दिखेगा। ओके, और साइजोंट कैसा दिखेगा? साइजोंट के अंदर क्या होता है? मीरोजोइट्स होते हैं जो कि ब्लू डॉट की तरह दिखेंगे। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, एक बार मैं थोड़ा सा तुमको इसका ओरिएंट करा रहा था। नेक्स्ट स्टेज है गेमिटोसाइट्स। गेमिटोसाइट्स वाइवेक्स हो, ओवेल हो, मलेरी हो, उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर नहीं है। सिंपल स्फेरिकल या राउंड शेप के होते हैं गेमिटोसाइट्स, और उसके अंदर भी छोटे छोटे ब्लू डॉट्स होते हैं। और बट जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का डायग्नोसिस करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक फीचर जो है उसका गेमिटोसाइट्स ही है। ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। बनाना शेप, क्रीसेंट शेप, हाफ मून शेप, सिकल शेप, गेमिटोसाइट सीन इन, ये कोई भी वर्ड तुम्हें एग्जाम में दिखता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका जो गेमिटोसाइट्स है, बनाना शेप या सिकल सेल शेप या क्रीसेंट शेप या हाफ मून शेप जो भी होता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का होता है। तो मैंने सारे फीचर्स को आपको बहुत ही डिटेल में बताया। अपन इनके
डायग्राम देखेंगे। ओके, पहला चीज ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है। सबसे पहले तो इसमें आपको आरबीसी देखो, ये वाली आरबीसी जो है, ये वाली आरबीसी नॉर्मल आरबीसी हैं जो पैरासिटाइज नहीं है। जो पैरासिटाइज आरबीसी है वो देखो एनलार्ज इन साइज। दूसरा चीज इसमें ब्लू कलर डॉट वाली, ब्लू कलर की रिंग और ये 2 डॉट है पिंक कलर के, ये रिंग फॉर्म है, लेकिन सिंगल आरबीसी में सिंगल रिंग फॉर्म है, ये देखो। ठीक है, ये इसका ट्रोफोजोइट है, सिंगल आरबीसी में सिंगल, और काफी बड़ी हो गई है आरबीसी। साइजोंट देखो, साइजोंट में ब्लू डॉट्स दिखेंगे, बहुत बड़ा एनलार्ज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, मल्टीपल मीरोजोइट्स होंगे। गेमिटोसाइट्स में कुछ नहीं, सिंपली जैसा साइजोंट दिखेगा वैसा ही ऑलमोस्ट गेमिटोसाइट दिखेगा, बट इसमें थोड़ा सा एक पिंक कलर का न्यूक्लियस और दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ये दिखा और आपको समझ में आ गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। सबसे पहले देखो, एक आरबीसी के अंदर डबल रिंग है, इस वाले में एक आरबीसी के अंदर 3 रिंग है, एक आरबीसी के अंदर 2-3 रिंग है। देखो एक एकोल फॉर्म भी दिख रहा है। एकोल फॉर्म इसको बोलते हैं जो आरबीसी की जो रिंग जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है, ये आरबीसी की सरफेस से लग जाती है, तो इसको अपन एकोल फॉर्म बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये गैमिटोसाइट्स है, बनाना शेप है ना, सिकल सेल शेप, हाफ मून शेप, क्रिसेंट शेप, तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ब्लड पिक्चर है। दूसरा चीज इसमें देखो, आरबीसी को देखो, आरबीसी का साइज किसी में, ये वाली आरबीसी और ये वाली आरबीसी, ये वाली आरबीसी सेम है, इन्फेक्टेड और पैरासिटाइज आरबीसी भी सेम है, तो आरबीसी को देख के अपन नहीं पहचान सकते इसको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसके। नेक्स्ट, वापस से एक बार और क्विक रिवीजन, स्पोरोजोइट्स किसी में भी नहीं दिखेगा पीबीएस में, क्यों? क्योंकि इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइट इन द लीवर। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में रिंग फॉर्म को देखो, सिंगल रिंग इन द सिंगल आरबीसी, मल्टीपल रिंग इन द सिंगल आरबीसी। इसी को अपन देखो हेड फोन अपीयरेंस जो बोल रहा था, ऐसे लग रहा है 2 हेडफोन है, दोनों हेडफोन अपीयरेंस हो गया। थर्ड फॉर्म है एकोल एप्लिक फॉर्म, रिंग फॉर्म है अटैच टू द सरफेस ऑफ द आरबीसी हो गया, तो इसको अपन एप्लिक या एकोल फॉर्म पूछेंगे। ये एमसीक्यू में कहीं लिखा दिखता है, एकोल फॉर्म, एप्लिक फॉर्म मींस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में सिंपल कुछ भी नहीं है, सिंगल रिंग होगी सिंगल आरबीसी में, इसमें कोई एकोल फॉर्म नहीं दिखेगी, मल्टीपल रिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, साइजोंट की बात करें, साइजोंट सिंपली स्फेरिकल होता है, ब्लू डॉट्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, मीरोजोइट्स होते हैं। वाइवेक्स में मीरोजोइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इवन 30 तक होते हैं। ठीक है, लेकिन फैल्सीपेरम में साइजोंट बनेगा तो सही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉट सीन इन पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो साइजोंट स्टेज है, लेट ट्रोफोजोइट और साइजोंट स्टेज है, ये पेरिफेरल ब्लड में नहीं आती हैं, ये विसरल कैपिलरीज की एंडोथीलियम में एडियरेंट हो जाती हैं, ये एडियरेंट टू एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, गैमिटोसाइट्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में गैमिटोसाइट्स में कोई खास बात नहीं, स्फेरिकल होते हैं, ब्लू डॉट्स होते हैं, पिंक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अभी अपन ने देखा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बनाना शेप, क्रिसेंट शेप, सिकल शेप, हाफ मून शेप, गैमिटोसाइट्स किस में होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओवेल और नोलेसी में सिंपली कुछ नहीं है, वाइवेक्स की तरह ही है, सिंगल आरबीसी में सिंगल रिंग होगी ट्रोफोजोइट्स के अंदर, ये सिंपल है बस। बट एक पॉइंट याद है, ये कई बार वाइवा में या एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेंड शेप आरबीसी किस में दिखेंगे? तो बेंड शेप आरबीसी एक्चुअली कुछ भी नहीं है, आरबीसी के अंदर जो लेट ट्रोफोजोइट स्पेस है प्लाज्मोडियम मलेरी की, वो बेंड फॉर्म में अरेंज हो जाती है, तो ऐसे दिखता है कि आरबीसी के अंदर बेंड बन गए। तो ये आरबीसी के अंदर बेंड किसके बनते हैं? लेट ट्रोफोजोइट स्टेज के बनते हैं। तो ये बेंड शेप आरबीसी किस में दिखेगी? प्लाज्मोडियम मलेरी में। ये एमसीक्यू में कई बार पूछा है। दूसरा चीज, इसके साइजोंट में केवल 6 to 8 मीरोजोइट होंगे, कम होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बात आई फाइनल, क्या क्या फायदे हैं माइक्रोस्कोपी के, क्या क्या नुकसान है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज सब जानते हो, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, पहले तो बहुत था, अभी थोड़ा रैपिड डायग्नोस्टिक किट से भी काफी लोग करते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड है, इससे फाइनल तो फाइनल, किट वगैरह से इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। दूसरा चीज, बहुत ही चीप है,
बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जैसा मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला, ये टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ये टेक्निक आए। अगर उसने ढंग से स्मीयर नहीं बनाया तो ये वाइवेक्स वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। उसको ढंग से स्टेन करना आना चाहिए, अच्छे से उसको मतलब स्लाइड बनाना आना चाहिए। तो डॉक्टर को भी ये आना चाहिए कि जिससे कि उसको अपने टेक्नीशियन अगर कहीं गलती कर रहा है तो उसको बता सके। ठीक है, तो दूसरा चीज़ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब अपन थिक स्मीयर में देखते हैं, थिक स्मीयर मैंने बताया कि भाई थिक स्मीयर से अपन देखते हैं कि भाई ये इसकी पैरासिटाइट है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन को कम से कम 200 फील्ड को स्कैन करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया है। नेक्स्ट टेस्ट है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट। आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा यूज अपन पेरीफेरी में या कहीं भी करने के लिए तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से मलेरिया टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक प्रिंसिपल पे या लेटरल फ्लो ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, अपने पास जो वाइवेक्स और फेल्सीपेरम हैं, इनके अंदर कुछ एंटीजन होते हैं जिनको अपन ने इस किट में पहले से ही लगा के रखते हैं। फिर अपन जो अपने बॉडी में से डालते हैं, ब्लड डालते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और उससे इनको देखते हैं। तो कौन से एंटीजन होते हैं जिससे अपन ये डिटेक्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की बात करें तो HRP2 हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 एंटीजन होता है, जो कि केवल प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में ही होता है, अदर स्पीसीज में नहीं होता। तो हम इस जो कार्ड टेस्ट है उसमें एक लाइन बनाते हैं और वहां पे उस जगह पे अपन ये वाला एंटीजन डाल देते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मीन्स प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, HRP2 पॉजिटिव मीन्स प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं आया तो अपन ये नहीं कह सकते कि अब दूसरी स्पीसीज कौन सी है, बस हम इतना कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम तो नहीं है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है या नहीं है, केवल इतना बताता है ये। दूसरा चीज, एक एंटीजन और होता है जिसको अपन बोलते हैं पैन एंटीजन, PLDH या एल्डोलेज, प्लाज्मोडियम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज या प्लाज्मोडियम एल्डोलेज। ये एंटीजन ऐसा है, ये सारे स्पीसीज जो भी मलेरिया की हैं, ओवेल, फेल्सीपेरम और वाइवेक्स, इन चारों में होता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो अपन बताएंगे कि ये प्लाज्मोडियम की इनमें से तीनों में से कोई भी एक स्पीसीज है। ठीक है, प्लाज्मोड एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम है, लेकिन कौन सा प्लाज्मोडियम है, इन तीनों में से कोई एक है। वो कैसे पता चलेगा, फिर से माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। दूसरा चीज, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के HRP2 जो है केवल प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के बारे में बताएगा। प्लाज्मोडियम HRP2 पॉजिटिव तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, नहीं है तो वैसे अपन मान के चलते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम नहीं है और फीवर का केस है या मलेरिया का केस है तो वाइवेक्स ही होगा, क्योंकि अपन इंडिया में केवल ये 2 ही स्पीसीज प्रेवलेंट है। ओके, दूसरा चीज, इसका एडवांटेज समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ही रैपिड है। तो रैपिड डायग्नोस्टिक किट में इम्यूनोक्रोमेटिक ग्राफिक टेस्ट है, ये लेटरल फ्लो एसे पे काम करता है। ऑल कार टेस्ट इस पे डिपेंड होते हैं, मतलब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। 2 टाइप ऑफ किट होती हैं, एक HRP2 किट ओनली इन PF, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव तो PF, पॉजिटिव नहीं तो नॉन प्लाज्मोडियम नॉन फेल्सीपेरम मलेरिया है ये। ठीक है, LDH एंड एल्डोलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड एल्डोलेज, इनको अपन पैन एंटीजन बोलते हैं। ये ऑल स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या एडवांटेज है, रैपिड टेस्ट है। डिसएडवांटेज, इसका काफ़ी सेंसिटिविटी बहुत लो है। अगर हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइटीमिया 50 to 100 माइक्रोलीटर होगा तो ही ये डिटेक्ट कर पाएगा। ऐसा ये किट दिखता है। इसमें ये 3 लाइन होती हैं, एक कंट्रोल की लाइन होती है, हमेशा पॉजिटिव आती है, ये वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को शो करती है। पैन एंटीजन मींस वाइवेक्स, ओवेल या तीनों में से कोई होगा। और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की ये वाली जो पिंक लाइन तभी आएगी जब HRP2 उसके अंदर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट
बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 ही एंटीजन है, HRP2 हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, इसको अपन बोलते हैं हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2, ठीक है, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव बफी कोट। क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन, एक्चुअली क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन के लिए एक हम ये माइक्रो हेमेटोक्रिट, ये कैपिलरी ट्यूब होती है, इसके एक एंड पे एक्रिडीन ऑरेंज डाई अपन पहले से ही कोटेड रहती है, दूसरे एंड इसका ओपन रहता है। इस ओपन एंड से ये कैपिलरी मैकेनिज्म से ब्लड इसमें चला जाता है, उसके बाद अपन इसका ये वाला एंड बंद कर देते हैं। दूसरा, ये जो एंड बंद करने के बाद इसको फिर अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं 15,000 की स्पीड से, राउंड से 5 मिनट्स तक इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उससे क्या होगा, जो नीचे आरबीसी हो जाएंगी, ऊपर प्लाज्मा हो जाएगा और बीच में ये बफी कोट हो जाएगा। इस बफी कोट की से अपन सैंपल लेके फिर इसको माइक्रोस्कोप से वो करते हैं। बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं, क्योंकि इसने में अपन ने एक्रिडीन ऑरेंज फ्लोरोसेंट डाई यूज करी, तो ये एक्चुअली फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है ये, तो ये काफ़ी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप चाहिए इसके लिए, ये ट्यूब भी चाहिए इसके लिए, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ, इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, 2 to 5 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर तक है, इसलिए अपन इसको यूज करते थे। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए ये अपने ज़्यादा इंडिया में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें देख लो, ये है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एक्रिडीन डाई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको एक बार देख लो। माइक्रो हेमेटोक्रिट ट्यूब है जो कि कैपिलरी सिलेंडर ट्यूब है, एक एंड पे फ्लोरोसेंट डाई एक्रिडीन ऑरेंज इस पे होती है, दूसरे एंड से अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको उसके बाद क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 50,000 फॉर 5 मिनट्स, जिससे कि इसकी ब्लड की ऑल लेयर सेपरेट हो जाती हैं। जंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पे फ्लोरोसेंट पैरासाइट होता है और इसको फिर अपन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया, एब प्लाज्मा होगा, सेंटर में बफी कोट होगा, बिलो एरिथ्रोसाइट्स होंगे, इसमें प्लाज्मोडियम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है, अपन बार बार लेते हैं, डाई कौन सी यूज कर रहे हैं, एक्रिडीन ऑरेंज, ऑरेंज कलर की डाई यूज कर रहे हैं। लेकिन जो पैरासाइट दिखेगा माइक्रोस्कोप में, फ्लोरोसेंट स्कोप में, वो ग्रीन कलर का दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या डिसएडवांटेज है, एक्सपेंसिव है, ट्यूब भी खरीदनी पड़ेंगी इतनी सारी। दूसरा चीज, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि खुद ही बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, इसमें स्पीसीज का पता नहीं चलेगा, बस ये पता चलेगा कि ये इसमें प्लाज्मोडियम है, तो स्पीसीज का भी पता नहीं चल रहा। तीसरी चीज, सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है, ये इसका एडवांटेज है, 2 पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर, और ड्यूरेशन इसका केवल फ्यू मिनट्स में ही ये कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2 मेथड और हैं जो कि बहुत ही केवल तुमको एग्जाम पर्पज से केवल नाम याद रखने, ज़्यादा इसको यूज नहीं होता है। कल्चर मीडिया ट्रिगर एंड जेनसन कल्चर मीडिया यूज कर सकते हैं। इसके लिए कल्चर कर सकते हैं अपन प्लाज्मोडियम को, तो ट्रिगर एंड जेनसन मीडिया यूज करते हैं, RPMI 1640। दूसरा, पीसीआर के थ्रू अपन नाट जो है बताया था 4th मेथड, उसमें पीसीआर यूज कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट पीसीआर किट आ गई हैं। ये मोस्ट सेंसिटिव है और कैन डिटेक्ट इवन 1 पैरासाइट इन पर माइक्रोलीटर। नाट मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट पूछे तो नाट से, पीसीआर है, एक पैरासाइट भी अगर होगा तो भी उसको डिटेक्ट कर लेगा। कल्चर मीडिया का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, RPMI 1640। तो ये आज का हुआ लेक्चर, मैंने एक बहुत ही डिटेल में बताया सारी चीज़ें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस पार्ट, लैब डायग्नोसिस पार्ट। तो नेक्स्ट इसी सीरीज में अपन फर्दर और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।